हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और कहीं अटक रहे हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या होगा या कैसे करना है, इसका मेथड क्या है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो, तो बस आपको आना कहाँ है, मैग्नेट ब्रेन्स पे। आपको बस यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे ये सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस, सभी क्लासेस के वीडियोस आपके लिए 100% फ्री है। हमारा जो ऐप है और हमारी जो वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सभी कुछ, यानी कि जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपकी बुक वाइज, आपके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज सभी कुछ टोटली अरेंज्ड हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशानी, मान लीजिए कि आप क्लास 9th में हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, क्लास 9th को क्लिक करना है। यानी कि सबसे पहले जब आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे या हमारे ऐप पे आएंगे तो आपको वहाँ पर इंग्लिश मीडियम दिखेगा। इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आप हैं क्लास 9th में, क्लास 9th आपने क्लिक किया। अब आप देखना चाहते हैं हिंदी ग्रामर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी ग्रामर मिल जाएगा। हिंदी ग्रामर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसमें सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर अरेंज मिलेंगी। और जैसे ही आप कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए हम आज विराम चिन्ह कर रहे हैं, आप विराम चिन्ह को जैसे ही क्लिक करोगे उसके सारे पैटर्न आएंगे, यानी कि उसकी व्याख्या आएगी, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आएगी, फिर एमसीक्यूज़ हैं, आपके वन शॉट रिवीजन हैं, टेस्ट पेपर हैं, सभी कुछ आपके लिए वहाँ पर टोटली अरेंज सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से पूरा हमारे वेबसाइट पे और ऐप पे आपको टोटली अरेंज मिलेगा। और ये सभी कुछ आपको 100% फ्री मिल रहा है। यानी कि ये सारा कंटेंट जो आपके लिए हम बना रहे हैं एकदम अच्छे से सोच समझ के बनाते हैं। टीचर्स आपके लिए बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ आपको समझाती हैं। तो सभी कुछ आपके फ़ायदे के लिए है, इसका लाभ उठाते रहिए। यहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना कि मतलब आपने 2 वीडियो देख लिया, उसका कनेक्टेड टॉपिक देखने के लिए आपको कोई पैसा देना पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार, 1000 बार, जितने बार भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। एक ही वीडियो को 2 बार देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी, ना कोई पैकेज लेना, ना कोई कूपन लेना, ना ही किसी तरह का पेमेंट करना, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको थोड़ा समय देकर इन वीडियोस को देखना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो ये तो हमने आपके लिए बता दिया कि कितनी फ़ायदे की चीज़ है। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हमारा जो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक है। क्लास 9th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, आपको पता है, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में हमारी बुक रहती है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। कोर्स बी में हमारी बुक रहती है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। व्याकरण के लिए कोई भी बुक नहीं है। सीबीएसई ने सिर्फ कुछ टॉपिक्स हमें दिए हैं जो टीचर्स आपको अपनी तरफ से समझाते हैं। तो इसी में एक रिसेंटली एडेड, यानी कि लास्ट ईयर ऐड किया गया आपका टॉपिक है विराम चिन्ह, जिसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर लिया है, एक्सरसाइज भी कर ली है। अब हम इसका करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज़, क्योंकि मोस्टली व्याकरण के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज़ बेसिस पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम करते हैं आज। देखते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से हम इनको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय का। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए यहाँ दिखाने हैं, तो दिखाने के नीचे अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि अब ये अंडरलाइन क्यों किया जाता है, हम उस शब्द का इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि हाँ इस वाक्य में ये, जैसे हम लोग पद परिचय भी आगे आप आगे करोगे, या कोई भी रेखांकित वर्ड होता है कुछ, तो इस चिन्ह को, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं विराम चिन्हों में। देखिए क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा, कोष्टक चिन्ह या त्र्यंतक चिन्ह। तो ये सही क्या है, ये इसको बोलते हैं हम अधोरेखा। अधोरेखा मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है उसके नीचे जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं। तो वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, किसी का उपवाक्य, जैसे आप वाक्य के भेद आपने अर्थ की दृष्टि में पढ़े, अभी आगे आप पढ़ोगे रचना की दृष्टि में, तो उसमें जो है मिश्रित वाक्य का भेद होता है उपवाक्य, उसमें भी आपको अंडरलाइन करके मिलेगा। तो ये अंडरलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास में यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया। अब आप यहाँ देख रहे हो ना, ये एक चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम बताइए। अब इस चिन्ह का क्या नाम होता है आपको ये बताना है। तो देखिए क्या है, पूर्ण विराम,
प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या लाघव चिन्ह। तो ध्यान दीजिए, ये जो चिन्ह है क्या कहलाता है, ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऐसे लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगता है, अल्प विराम यानी कि कॉमा, लाघव चिन्ह यानी कि ऐसे करके एक सर्कल बनता है जहां पर हम शब्दों को शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारा चिन्ह है जो लगा है, ये कौन सा है, ये है हमारा पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। सबसे पहले बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से आप समझ गए होंगे। तो पहला चिन्ह हम जो देख रहे हैं वो क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह है, दूसरा पूर्ण विराम है, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो हम जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना, वो चीज। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि गा वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4 आते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, जहां पर हम किसी चीज के लिए निर्देश कर रहे होते हैं। जैसे हमने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद हम लिखते हैं जैसे, जैसे राम में लिखा हमने, फिर लिखा किताब, फिर हम क्या लिख रहे हैं, किताब। तो अब जो हमने ये चीज लिखी ना, ये जो आप देख रहे हो ये वाला चिन्ह, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला चिन्ह बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे। ये चिन्ह जो लगता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा, ये चिन्ह हमारा कहलाता है निर्देशक चिन्ह। जैसे, जैसे क्या निर्देश कर रहा है, जैसे ये निर्देश कर रहा है कि ये है, इसके आगे ये चिन्ह, तो वो क्या कहलाता है हमारा, निर्देशक चिन्ह। तो घा वाला हमारा कहलाएगा निर्देशक चिन्ह। देखिए, कोई भी चिन्ह कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसका रीजन जानना जरूरी, खाली देख के पहचान लेना जरूरी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। कैसे होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ जैसे के आगे जो हमने लगाया, जैसे कि हमने आगे जो लगाया, ये चिन्ह हमारा कौन सा था, आप बताओ। ये चिन्ह हमने आपको बताया निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा कहला रहा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हो गया। अब उसी जगह हम बोलेंगे माता पिता। अब माता पिता के बीच में जो ये चिन्ह लगा, देखिए दोनों चिन्ह एक है, तो माता पिता के बीच में जो चिन्ह लग रहा है ये कौन सा चिन्ह होगा, ये चिन्ह हमारा कहलाएगा योजक चिन्ह। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने का काम किया जा रहा है आपस में, इसलिए ये क्या कहला रहे हैं, योजक चिन्ह। समझ में आया। जहां पर हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए चिन्ह बीच में लगाते हैं वो योजक चिन्ह लगता है, लेकिन जहां पर हम किसी को आगे जो शब्द लिखा है उसके आगे जो हम निर्देश कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए हम लगाते हैं निर्देशक चिन्ह। तो क्लियर हो गया आपको क्या चीज होती है योजक चिन्ह। देखो, देखने में एक जैसे, क्योंकि लगाने के तरीके में आपको समझना है कि हम कहाँ लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ये जब तक आप नहीं जानोगे, समझोगे, तब तक आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है। सबसे पहले आप बताइए, अल्प विराम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉमा। जहां पर हम बहुत ही कम देर के लिए, पूर्ण विराम से कम, अर्ध विराम से भी कम समय में हमें जहां रुकना होता है, वहां पे हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं राम, श्याम, अजय, मोहन, विजय, तो इन सब के बीच देखिए हम माइक्रो सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, माइक्रो सेकंड्स का। तो वो जो बहुत ही थोड़ी देर के लिए हम लिखते हैं, वहां पर हम कॉमा या अल्प विराम लगाते हैं। अब अल्प विराम का चिन्ह तो आपको पता ही है कैसे लगता है। जैसे ये देखिए, ये तो हमारा कंप्यूटर से है इसलिए, लेकिन हाथ से जब लगाते हैं, इसको लगाने का तरीका देखिए ऐसे होता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और उसके नीचे हम उसकी पूंछ खींच देते हैं। तो ये इसका सही तरीका है अल्प विराम को लगाने का तरीका। अब चूंकि कंप्यूटर में इसी तरीके से आता है तो वैसे आया हुआ है, तो ये आपको देखना है कि चिन्ह कैसे लगता है। तो सही हमारा है गा वाला, ये एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं। कोई भी संज्ञा अगर 2 बार, द्विरुक्ति का मतलब होता है जिसको हम 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं,
अब यहाँ संज्ञा जैसे शब्द होता है दिन, दिन संज्ञा शब्द है ना, तो यहाँ पर दिन दिन, दिन दिन, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो दिन दिन हो गया। कोई भी और आप संज्ञा शब्द ले लो जहाँ पर किसी भी चीज़ को हम 2 बार लिख रहे हैं तो उसके बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो वो लगता है आपका योजक चिन्ह, जो मैंने आपको अभी समझाया कि निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह का फर्क क्या है। तो दोनों चिन्ह लगभग देखने में सिर्फ एक फर्क देखने में होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है और योजक चिन्ह छोटा सा होता है। ये एक फर्क होता है लंबाई और छोटाई को लेकर। निर्देशक चिन्ह लंबा होगा और योजक चिन्ह छोटा सा होगा। और योजक चिन्ह हमेशा 2 संज्ञा या 2 अपोजिट शब्दों के बीच में या 2 सिमिलर शब्दों के बीच में लगता है या अपोजिट शब्दों के बीच में लगता है। जैसे हम बोलते हैं चलते चलते, धीरे धीरे, इन सभी शब्दों के बीच में जो हम चिन्ह छोटा सा लगाते हैं वो योजक चिन्ह होता है। तो जैसे हम उदाहरण बोलते हैं या हम बोल रहे हैं महात्मा गांधी ने कहा, तो उसके आगे जो हम लगा रहे हैं वो निर्देशक चिन्ह रहेगा। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसके आगे इससे संबंधित इसके आगे है, और जहाँ 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं वहाँ हम योजक चिन्ह को लगा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है उचित प्रयोग नहीं है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है, मुझे इसमें सही नहीं लग रहा है, तब भी आगे बढ़ते हैं। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूर से के बाद थोड़ी देर हम रुक रहे हैं। यह क्या है? यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, बिल्कुल सही है, पहले बीच में भी और बाद में भी। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, ये भी सही है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये वाला वाक्य जो है इसमें विराम चिन्ह सही नहीं लगा है। अब क्यों नहीं लगा है? देखो यहाँ पर क्या बोल रही है, सुनो सुनो वह गा रही है। स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन वह गा रही है, इसमें यहाँ पर भी आपका विस्मयदिबोधक चिन्ह ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ को विस्मित करने के, यानी कि आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए। तो सही वाक्य हमारा क्या है? का। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? अब विराम चिन्ह आपने पढ़े हैं, सारे विराम चिन्हों के नाम जानते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है कौन सा नहीं है। निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक चिन्ह या विवरण चिन्ह। तो चलिए देखते हैं, इसमें निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। लाघव चिन्ह कैसे होता है? गोल। विवरण चिन्ह कैसा? 2 डॉट्स लगा के उसके बीच रहता है। तो जो नहीं होता है वो है उपदेशक चिन्ह। उपदेशक चिन्ह नाम का कोई चिन्ह हमारे विराम चिन्हों में नहीं है, तो सही है हमारा गा। इस तरह का कोई भी चिन्ह विराम चिन्ह में नहीं होता है। नंबर 9 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, जहां वाक्य जो है उसकी गति रुक जाए, अंतिम रूप ले ले। विचार के तार टूट जाएं, यानी कि जो हमारे विचार हैं वो एकदम से रुक जाएं। वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये किस विराम चिन्ह की परिभाषा है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और जहां भावों के तार टूट जाएं, वहां पर होता है पूर्ण विराम। कौन सा होता है? पूर्ण विराम, क्योंकि वहां पर हम पूरी तरीके से वाक्य को समाप्त कर देते हैं। क्या है? योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम। तो वहां पर क्या होगा? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम है। कोष्टांकित मतलब कोष्टक में अंकित, ठीक है। कोष्टांकित का मतलब होता है कोष्टक में अंकित। अब ये जो कोष्टक है इसके बीच में जो ये अंकित चिन्ह है, ये कौन सा विराम चिन्ह है आपको ये बताना है। कौन सा विराम चिन्ह है बताइए? ये क्या है? एक बिंदी रहती है, उसके नीचे एक बिंदी लगा के उसको ऐसे नीचे इसकी पूंछ खींच देते हैं, ठीक है। बच्चों को जब विराम चिन्ह सिखाया जाता है तो इसी तरह सिखाते हैं कि नीचे से पूंछ निकाल दो, किसी की मूंछ निकाल दो, किसी का डंडा निकाल दो, डंडे को गोल कर दो। तो इस तरीके से बच्चों को विराम चिन्ह सिखाए जाते हैं ताकि उन्हें याद हो जाए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बिंदी लगा के नीचे पूंछ खींच दो, ठीक है। तो ये कोष्टांकित जो विराम चिन्ह है ये कौन सा है? अर्ध विराम, योजना विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। तो ये जो है इसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अब ये अर्ध विराम चिन्ह कब लगता है? जब हम अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम देर रुकें।
पूर्ण विराम में तो हम पूरी तरीके से रुक ही जाते हैं, अल्प विराम में माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकते हैं। तो अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा देर हम जब रुकते हैं तो उस जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम अर्ध विराम बोलते हैं। यानी कि पूर्ण विराम में जब हम रुकते हैं उससे आधा समय इसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो चिन्ह बना है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है जिसे हम इक्वल साइन कहते हैं, मैथ्स में लगता है ना। तो इस चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं, कब हमें करना होता है? अब बताइए, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पर जैसे आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है, 6 6 36, सॉरी एक मिनट, 6 6 36, ठीक आया, ये आया इस तरीके से, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36, ये आया आपका। तो अब यहाँ पर आप इक्वल बता रहे हो ना, ये इतना इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम कौन सा चिन्ह, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुल्यता चिन्ह, विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह। तो ये क्या कहलाता है? तुल्यता चिन्ह। क्या लगाता है? जहां पर हम तुल्यता बताते हैं, ये किसने समान पर है, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया है? विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है? इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह। तो ये चिन्ह किसके लिए यूज होता है? हाँ, विवरण करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह, जहां पर हम किसी चीज का विवरण प्रस्तुत कर रहे हो। खास तौर से हम जैसे कोई हेडिंग डालते हैं तो उसके आगे उस हेडिंग का हम विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है विवरण चिन्ह। प्रश्न 13 है, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या स्वर। विराम, अब जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब हम लोग रुक जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? विराम। तो ये इन चिन्हों को इसीलिए विराम कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हमें कितनी देर रुकना है, क्या करना है, इन सभी चीज़ों को, जैसे बोलते समय तो हमें क्या रहता है, हम बोलते समय बोल देते हैं अरे यार, वहाँ बोलने के भाव से, रुकने के तरीके से हम सारी चीज़ों को व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन लिखते समय वो भाव हम कैसे व्यक्त करेंगे कि हमें कहाँ कितनी देर रुकना है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हम विराम चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर विराम का, सीधे विराम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है ठहरना या रुकना। लेकिन व्याकरण में हम विराम चिन्ह क्यों लगाते हैं? उसके लगाने का कारण है कि बोलते समय तो हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ हमें ज़्यादा देर रुकना है, कहाँ कम देर रुकना है या कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ हमें किसी बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, तो उन सभी को हम क्या करते हैं, वो हम बोलते समय व्यक्त करते हैं। लेकिन ये बोलने वाली बातों को लिखते समय हमें जब ध्यान देना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस समय वहाँ पर थोड़ा जो है उन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ज़्यादा एकदम ही रुक गए वहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया, जहाँ कम देर रुक रहे हैं वहाँ पर हमने अल्प विराम लगा दिया, अब अल्प विराम से ज़्यादा देर रुक रहे हैं तो अर्ध विराम लगा दिया, जहाँ पे दो शब्दों का मेल हम आपस में दिखा रहे हैं वहाँ पर हमने योजक चिन्ह लगा दिया। तो वही है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना या रुकना। प्रश्न संख्या 14 है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? कामता प्रसाद जी व्याकरण के बहुत बड़े व्याख्याता हैं। उन्होंने बताया है कि विराम चिन्ह को किन भाषा से लिया गया है। उनका मानना है कि वो हिंदी के ओरिजिनल्स नहीं है, हमने दूसरी भाषा से लिया है। तो ये कौन सी भाषा है? तो ये भाषा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू। तो विराम चिन्हों को किससे लिया गया है? वो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ऐसा श्री कामता प्रसाद गुरुजी का मानना है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? उनके अनुसार, यानी कि उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? हमने जैसे 17-18 विराम चिन्ह पढ़े हैं, लेकिन उनके अनुसार कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 11, 14, 17 या 20। तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार टोटल आपके चिन्हों की जो संख्या है विराम चिन्हों की, वो है 20। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 16। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा? अब ध्यान देखिए, कौन सा विराम चिन्ह होगा? यहाँ पर देखिए अंत में तो पूर्ण विराम लगा है, तो यानी कि ये तो है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अवतरण चिन्ह भी है, ठीक है, एकल अवतरण चिन्ह है वो भी लगा हुआ है।
फिर अब देखिए और कौन सा गायब है। अब यहाँ पे जो गायब है, यहाँ पर जो चल रहा है वो समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनमें हमने विराम चिन्ह नहीं लगाया। वो है आशीष, यहाँ पर क्या आ रहा है, आशीष है, ये देखिए आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैरव। तो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग है वो क्या है, अल्प विराम नहीं लगा था। तो इसमें कहाँ है अल्प विराम, आपका का पे। तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। ध्यान दीजिए, हमारे बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अब यहाँ पे जो नहीं लगा वो क्या था, आनंद घर आया, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगना था, यानी कि अल्प विराम लगना था। तो इस वाक्य में जो अल्प विराम इस्तेमाल, जो विराम नहीं हुआ है वो है आपका अल्प विराम, यानी कि गा, ये इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, देखिए सेम वही है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो इसमें भी हमारा अल्प विराम ही लगना था, जो नहीं लगाया गया है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जो वाक्य में समान अधिकार रखते हैं। ठीक है, क्या रख रहे हैं, जो समान अधिकार, कोई ज्यादा या कोई कम नहीं रख रहा, तो उस जगह हम किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, क्या है समान अधिकार, मैं, तुम और मृदुल खेलने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो समानाधिकरण वाले शब्द हैं, मैं, तुम और मृदुल, तो ये तीन लोग हैं, ये वाक्य में समान अधिकार रख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जिस विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा वो हमारा क्या है, कॉमा, यानी कि अल्प विराम। मैं और तुम के बीच में हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने एक ही प्रकार की, हमारी क्या थी, सर्वनाम थी। अब एक ही प्रकार के अगर संज्ञाएं आएंगी तो हम क्या विराम चिन्ह रखेंगे, देखिए वो हमारा क्या रहेगा, वो है हमारा का, यानी कि अल्प विराम का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखना है। संज्ञा, अब ये एक ही चीज़ को कई तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए हमने कई वाक्यों के आधार पर आपसे पूछा, फिर अभी हमने आपको संज्ञा सर्वनाम के हिसाब से बताया, अब हम संज्ञा के हिसाब से बता रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ को हम कई वे से पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्प विराम बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि कहाँ पर लगेगा कहीं, क्योंकि अल्प विराम बहुत जगह लगता है, कई सिचुएशंस में लगता है, जहाँ पर दो वाक्यों के बीच लगाते हैं, दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, हम कभी कभी जो है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के बीच में भी लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ अल्प विराम लगते हैं। तो अल्प विराम को लेकर कोई डाउट नहीं हो, इसलिए इसके आपके इतने सारे प्रश्न रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ध्यान दीजिए, जो छंद होते हैं, छंद पढ़े ना, छंद किस में आते हैं, कविता में आते हैं। एक छंद की समाप्ति पर किस विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो एक छंद जैसे खत्म होता है उस जगह जो हम लगाते हैं वो है अल्प विराम, क्योंकि ये समाप्ति है, उसके बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद उसका कनेक्टिंग दूसरा छंद रहता है, इसलिए पहला छंद खत्म होने के बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते, तो वहां पर अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। अब क्या है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, रामू जो अच्छा खिलाड़ी, तो यहाँ पर हमने रामू के बाद हम रुके तो कॉमा यहाँ पे लगा, अच्छा खिलाड़ी है अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पर दो जगह हमने क्या लगाया, अल्प विराम लगाया। तो देखिए अगर आप देखते तो यहाँ पर इस वाक्य के बाद लगा देते, वहां नहीं लगाते। अब देखिए यहाँ रामू के बाद जब हम बोल रहे हैं, आपको अगर पता करना हो तो आप स्टेटमेंट को बोलिए, बोलने से आपको समझ में आएगा। रामू के बाद देखिए हम रुक रहे हैं, रामू जो अच्छा खिलाड़ी है। अब रामू के बाद रामू जो अच्छा खिलाड़ी है, हमने ऐसे तो नहीं बोला। अगर उसको सही स्टेटमेंट क्या होगा, रामू जो अच्छा खिलाड़ी है,
कल उसकी टांग टूट गई। आप ऐसे तो बोलोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे रामू जो अच्छा खिलाड़ी कल उसकी टांग टूट गई। एकदम से हम फर्राटेदार पूरा नहीं बोलते, हम भाव को व्यक्त करने के लिए बीच में रुकते हैं। तो वही चीज हमने यहां करी, तो यहां पर 2 जगह हमारा अल्प विराम लगेगा। जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम होगा। जाना है तो जल्दी जाओ, तो फिर वही काम है के बाद हमारा यहाँ पर क्या लग रहा है, अल्प विराम लग रहा है। तो सीधे सीधे हमारा का वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जाना है तो जल्दी आओ, तो है के लिए हमने यही लगा दिया। नेक्स्ट है माँ मेरा कल्याण करो, क्या होगा, माँ मेरा कल्याण करो। अब देखो माँ के बाद हम रुके ना, यहाँ पे रुके ना हम माँ के बाद, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा अल्प विराम ही लगेगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखें, जब एक वाक्य में समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो हम कौन सा, अल्प विराम, लाघव चिन्ह, संकेत चिन्ह या अर्ध विराम। तो जहां पे समान अधिकरण हो वहां पर हम अर्ध विराम। अब यहाँ समानाधिकरण शब्द नहीं बात हो रही है, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, समानाधिकरण वाक्य, तो उस जगह हम अर्ध विराम। क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी हमने पिछले एक आपको देखो एक सेंटेंस हमने आपको बताया था, कौन सा था, ये देखिए, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वाक्य के बीच में आ रहा है, जहां पर हम 2 वाक्यों के बीच में रुकते हैं ज्यादा देर के लिए, वहां पर हम क्या लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं। 2 समानाधिकरण शब्दों के बीच अल्प विराम लगाएंगे, लेकिन 2 समानाधिकरण वाक्यों के बीच में हम अर्ध विराम लगाते हैं। ठीक है, अल्प विराम और अर्ध विराम आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। अर्ध विराम चिन्ह आपको पता है ना कैसा होता है, उसमें हम एक ऐसे डॉट रखते हैं और उसके नीचे हम कॉमा लगा देते हैं, तो वो हमारा होता है अर्ध विराम चिन्ह। प्रश्न संख्या है 26। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। वाक्य आप अभी जैसे अभी आपने तो अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े हैं, अभी आप आगे चल के जो है वाक्य के दूसरे यानी कि रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ोगे, तो उसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो वहीं पे 2 पूछा गया है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्यों में विरोध व्यक्त करने के लिए, जहां पर कोई चीज किसी के विरोधी है, वहां पर किस भाव प्रकट करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं। तो वहां पर हम चिन्ह लगाते हैं अर्ध विराम चिन्ह। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जब विरोध प्रकट करेंगे तो हम वहां पे ज्यादा देर रुकेंगे। ठीक है, तो जब ज्यादा देर रुकते हैं तब हम अर्ध विराम लगाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है। करण यानी कि जहां पर हम किसी चीज के कारण को व्यक्त कर रहे हो, तो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, उपविराम, विवरण चिन्ह, अर्ध विराम या उद्धरण चिन्ह। तो जहां पर हम किसी चीज के कारण को बता रहे होते हैं वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह को लगाते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है। जो पूर्ण विराम लगाते हैं वो वाक्य में कहाँ करते हैं, वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य के शुरुआत में, या इनमें से कहीं नहीं। तो हम हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं, वाक्य के अंत में, जब वाक्य को खत्म करते हैं तब हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, कौन से उसमें होता है, देखिए, वाक्य के अंत में, कहानी के उपन्यास में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, या छंद के एक चरण की समाप्ति पर। तो किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो है छंद के चरण की, एक चरण की समाप्ति। जब पहला चरण समाप्त होता है तो हम क्या लगाते हैं, जब छंद का पहला चरण समाप्त होता है तब अल्प विराम लगाते हैं, फिर जब सारे चरण समाप्त हो जाते हैं तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, पहला चरण जैसे समाप्त होगा वहां पर अल्प विराम लगेगा, फिर उसके आगे जब संपूर्ण चरण समाप्त हो जाते हैं
तब उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो देखिए, कहानी के उपन्यास में पूर्ण विराम लगता है, वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है, छंद के चरणों पे भी, समाप्ति में भी पूर्ण विराम लगता है। तो जहां नहीं इस्तेमाल होता है वो है आपके छंद के चरण के पहले चरण की समाप्ति में नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 30 है, संयोजक चिन्ह आपको पता दिख गया, संयोजक चिन्ह कैसा है और किस नाम से जाना जाता है। संयोजक चिन्ह ये किस और नाम से जाना जाता है? सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो संयोजक चिन्ह जो है वो जाना जाता है सामासिक चिन्ह पे ना। अब सामासिक चिन्ह क्यों कहते हैं? सामाजिक चिन्ह को ही संयोजक चिन्ह कहते हैं, संयोजक चिन्ह को ही योजक चिन्ह कहते हैं। अब ये क्या होता है, पहले हम आपको ये बता दें, ये जो तीनों चीजें एक ही हैं। यहाँ सामासिक मतलब दो पदों के बीच में लगाया जा रहा है, योजक चिन्ह भी दो शब्दों के बीच में लगाया जा रहा है, जहां पर एक दूसरे से मिलाने के लिए भी आपको लगाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा पूरी तरीके से संयोजक चिन्ह या आपका योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन विवरण चिन्ह है? जहां पर हमें किसी चीज का विवरण कर रहा हो, जैसे हम हेडिंग देते हैं, कोई भी हेडिंग दी, अब उस हेडिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन हम आगे करते हैं, तो उस हेडिंग के बाद हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं जहां पर उस हेडिंग के बारे में हम बताते हैं कि ये क्या है। जैसे कि किसी की विशेषता है, हमने बोला स्पष्टवादिता, तो अब वो स्पष्टवादिता उसके अंदर किस तरीके से इसको हम पूरे तरीके से वर्णित करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खा वाला जो हमारा चिन्ह है इसको हम विवरण चिन्ह बोलते हैं, अर्थात इसका हम एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे दे रहे हैं, जो भी जिस शब्द के आगे हम इसको लगाएंगे। प्रश्न संख्या 32 है, पुनरुक्ति चिन्ह का पहचान करिए। पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले समझिए, पुनरुक्ति मतलब किसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे है ना, जैसे हमने कोई सामान मंगाया और जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज़ आप ले लो, हमने लिखा आलू, ठीक है, कोई जैसे मम्मा लोग आप लोग कुछ सामान मंगाती है तो लिस्ट देती है, आलू 4 kg, ठीक है, ये दिया। फिर उन्होंने क्या लिखा, प्याज, ठीक, प्याज उन्होंने फिर आपसे 4 kg ही मंगाया। अब इस 4 kg को उन्होंने 4 kg ना लिख के ऐसे करके 2 चिन्ह लगा दिए, अर्थात ये नीचे वही चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि ये भी 4 kg और यही 4 kg। तो ये जो चिन्ह कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, पुनरुक्ति ही चिन्ह। अच्छा, इसको अवतरण चिन्ह मत समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर ये जैसे मैंने प्याज लिखा है तो यहाँ पर जो ऐसे करके लगता है चिन्ह, ये आपका अवतरण चिन्ह होता है। लेकिन पुनरुक्ति चिन्ह हमेशा कहाँ लगता है, जैसे ये लाइन है तो इसमें ऐसे करके नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुनरुक्ति चिन्ह है वो है हमारा का, ये पुनरुक्ति चिन्ह आएगा, अर्थात रिपीट है, कोई भी वर्ड जो है उसको रिपीट किया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? पाद चिन्ह, पाद चिन्ह का मतलब क्या होता है समझिए, यानी पाद मतलब क्या हुआ, आपका नीचे, यानी कि जो आपके पैर होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है, पाद। अब पैरों के पास लगाया गया चिन्ह ही पाद चिन्ह कहलाएगा। अब क्या है, अब ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, अभिविहित जो शब्द है, इसके पैर कहाँ पर है आप बताओ, इसके पैर यहाँ नीचे है ना। अब इसके नीचे हम जो कोई भी चिन्ह लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, पाद चिन्ह। अब इसके नीचे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रेखा खींच दी। तो अब इस चिन्ह को कामता प्रसाद ने किस नाम से अभिविहित किया है, वो नाम है रेखा। क्या नाम है, रेखा, जिसे आगे चल के अधोरेखा कहा गया, ठीक है, यानी कि शब्द के नीचे खिले, जैसे हम रेखांकित कहते हैं या अंडरलाइन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने तो रेखा शब्द से किया था, लेकिन आगे उसको, भाई रेखा तो किसी भी तरीके से हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कई तरीके से हो सकती है। तो इसको और ज़्यादा सही रूप से एक्सप्लेन करने के लिए आगे चल के इसका नाम अधोरेखा कर दिया गया और फिर उसको रेखांकित भी कर दिया गया, ठीक है, कोई चीज़ अंडरलाइन है यानी कि रेखांकित है। नेक्स्ट आते हैं, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह को इस नाम से भी जान, मतलब एक ही चिन्ह के कई नाम होते हैं, तो उसी तरीके से हंस पद किसको बोलते हैं? लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका शब्द आ रहा है हंस पद, ये पूर्ण विराम का ही आपका दूसरा नाम है। इसको कई नामों से जाना जाता है, तो उसमें एक हंस पद भी है। अब आते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करिए। अब जैसे समाप्ति सूचक, आप तो बोलोगे वो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ खत्म हो जाना। जैसे कि अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कुछ गाने होते हैं, आप सॉन्ग्स देखते हो ना, तो उनके लिरिक्स अगर लिखे होते हैं तो उनके आगे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी आप आगे जब चलोगे तो आपके कई चैप्टर्स के जो शीर्षक हैं वो भी उसमें भी ये होगा। जैसे अब एक गीत है आपका, कर चले हम फिदा, तो जैसे हमने बोला कर चले हम फिदा, ठीक है। अब इसके आगे ये ऐसे 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 करके लाइन लगती है ना, तो ये क्या होता है, समाप्ति सूचक चिन्ह, अर्थात ये हमारा चिन्ह है कि इसके आगे की जो चीज़ है वो आपको सूचना दे रही है कि ये लाइन यहाँ पर समाप्त हो रही है, मगर इसके बाद का अभी अंतरा बाकी है। तो ये चिन्ह हमारा कौन सा है, ये हमारा गा कहलाता है। प्रश्न संख्या 36 है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने क्या बोला कि कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं, हाँ, जैसे हमने बोला लोप, लोप शब्द है, ठीक है। अब ये लोप शब्द थोड़ा कठिन है, हम इसका अर्थ बताना चाह रहे हैं, हम इसी शब्द के साथ ही इसका अर्थ बताना चाह रहे हैं, तो कैसे बताएंगे हम क्या करेंगे, हम एक कोष्टक लेंगे और हम लिख देंगे इसका अर्थ, ठीक है। अब ये लोप शब्द का अर्थ हमने किसके कौन से उसमें अंदर किया, हमने कोष्टक के अंदर किया, ब्रैकेट के अंदर उसके अर्थ को समझा दिया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आएगा, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक या उपविराम। तो सही क्या है, वो है आपका कोष्टक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो क्या आते हैं, आपके बड़े बड़े शब्द होते हैं, लेकिन उसे हम अगर छोटा लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम अक्सर डॉक्टर शब्द लिखते हैं ना, डॉक्टर, ठीक है। अब इसी डॉक्टर को अगर हम छोटा लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर इसको, ठीक है, तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया इसके आगे, ये हमने लगाया ना, ये तो हम ऐसे लिख रहे हैं, वैसे ये ऐसे करके सर्कल में लगता है, ठीक है। तो ये चिन्ह हमारा क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह। क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह या संक्षेपक सूचक चिन्ह। क्या होगा, या संक्षेपक सूचक चिन्ह। तो यहाँ अल्प विराम, अर्ध विराम या कोष्टक कुछ नहीं होगा, सही है लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह, संक्षेपक सूचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 37, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब क्या होता है, हमसे अगर लिखते समय कोई चीज़ छूट जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको त्रुटि सूचक चिन्ह से सुधार देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं मैं कल दिल्ली जाऊंगी, ठीक है। अब इसमें लिखते समय मेरे से क्या छूट गया, मैं कल दिल्ली, मुझसे दिल्ली छूट गया, तो हमने ऐसे करके चिन्ह लगाया और दिल्ली लिख दिया हमने ऊपर, ठीक है। तो ये जो चिन्ह हो रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, त्रुटि सूचक चिन्ह। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा लिख जाते हैं और एंड में जब बाद भी उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ मिस्टेक्स दिखती हैं। अब उन मिस्टेक्स को अगर हम उस पैराग्राफ के नीचे करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक कोष्टक देना पड़ता है। उसमें वो कौन सा कोष्टक है और जो भी हमारी जो गलतियां हुई हैं उसमें हम उस कोष्टक में हम वो सारी चीज़ें सुधार देते हैं। अब ये वहाँ पर किस तरीके का कोष्टक लगता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये वाला कोष्टक है, ये तो हमने अभी आपको बताया था कि किसी कठिन शब्द को हम सुधारने के लिए करते हैं। ये हमारा लगता नहीं तो वो हमारा चिन्ह ये है। जैसे कोई भी चीज़ है, हमने पैराग्राफ लिख दिया तो एंड में हम ऐसे कर का कोष्टक बनाएंगे
और उसमें हम उस अपनी सुधार को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये दिल्ली लिखा, मगर जब हम यहाँ पर दिल्ली लिख रहे हैं तो हमने उसको गलत लिख दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर कैसे लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया, ये जल्दीबाजी में हमने दिल्ली लिख दिया, दिल्ली की जगह हमने दिल लिख दिया। अब अगर हम इसको सुधारना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके के कोष्ठक में सुधार देंगे। कभी कभी कई जगह होता है ना, हम लोग जैसे काट पीट करके सुधार देते हैं, वैसे नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, एंड में सुधार देते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 39। तुम कब जाओगे इस वाक्य में कौन सा उचित विराम प्रयोग होगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है तुम कब जाओगे, ये क्या है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसमें वो चिन्ह नहीं लगा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम कब जाओगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा। अब आप बताओ कौन सा होगा। इसमें हम देख रहे हैं जो आहा शब्द है ये हमारा विस्मयादिबोधक शब्द है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वो चिन्ह यहाँ पर गायब था, तो इस चिन्ह को वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। जब कोई वाक्य समाप्त किया जाता है तो कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं, आप बताइए। लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम, हंस पद या उपविराम पद। तो अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात है पूर्ण विराम और हंस पद एक ही चीज़ है, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम में लगाएंगे, क्योंकि कॉमनली यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य चुनिए। अब यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें किसमें एकदम सही जो है चिन्ह वो प्रयोग किया गया। देखिए, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, यहाँ तो बिल्कुल सही है। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, यहाँ पर ये चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। अब यहाँ पे भी अर्धविराम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो सही क्या है, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है विराम चिन्ह की दृष्टि से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 वाक्य दिए गए, तीनों को देखिए क्या है यहाँ पर। सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सोहन, मोहन, वेदांत, राम मेला देखने गए, इसमें देखिए अल्पविराम का गायब है, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। सोहन, मोहन, वेदांत, अब इसके बीच देखिए अर्धविराम है, यहाँ अर्धविराम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बहुत कम देर रुक रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं रुक रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत है। तो सही हमारा वाक्य है का, सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है। वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य के आरंभ में, या इनमें से कहीं नहीं। तो हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं वाक्य के अंत में। निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। अब यहाँ पर हमारे सामने फिर आपके 3 वाक्य दिए गए हैं। वाक्य एक ही है मगर 3 तरीके से लिखा गया है। देखिए क्या है, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, यहाँ विवरण चिन्ह लगा है, और यहाँ पर कोई चिन्ह है ही नहीं। तो इसमें सही कौन सा होगा, वो है आपका खा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के भेद का विवरण आगे किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर विवरण चिन्ह को एकदम सही बताते हैं। प्रश्न संख्या 46 है विराम का क्या अर्थ होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है आपसे, क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। रुकना, ठहरना, बोलते हैं ना स्टॉप, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए रुकना, स्टॉप, ठहरना, यानी कि उपरोक्त सभी ये हमारे सही होंगे। प्रश्न संख्या 47 है किस विराम चिन्ह का प्रयोग संवाद लेखन, एकांकी लेखन और नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। अब समझिएगा क्या है, संवाद लेखन, एकांकी लेखन और नाटक लेखन में इसमें क्या होता है, जब भी हम यहाँ लिखते हैं तो एक करेक्टर देते हैं और उसके संवाद आगे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक करेक्टर है विजय, ठीक है, विजय करेक्टर है, वो बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किसी मतलब किसी भी, मान लीजिए नाम है सीमा, ठीक है, विजय ने सीमा से बोला सीमा तुम बैठ जाओ, ठीक है। अब ये एक तरह का संवाद ही है, ठीक है, आप देख रहे हो।
अब जब विजय ये चीज़ बोल रहा है तो इसके नाम के आगे हमें कोई चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब ये चिन्ह कौन सा होता है? ये चिन्ह इस तरीके से लगते हैं, यानी कि 2 ऐसे करके डॉट्स लगते हैं। अब उसी तरीके से सीमा क्या बोलेगी? सीमा क्या बोल रही है? नहीं, मुझे अभी जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इन दोनों नामों के आगे हमने ये जो चिन्ह 2 डॉट्स लगाए हैं, इन डॉट्स को क्या बोलते हैं? क्या होता है ये? योजक चिन्ह, उपविराम चिन्ह, आदेश चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। तो ये चिन्ह कहलाता है उपविराम चिन्ह। ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को बोला जाता है, जो 2 डॉट्स होते हैं इनको उपविराम चिन्ह कहते हैं। खास तौर से जहाँ कहीं संवाद हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर संवाद ही हो रहा है, फिर एकांकी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, और दूसरा नाटक भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नामों के आगे हम थोड़ी देर लिखते हैं। जैसे विजय क्या बोल रहा है उसने कि तुम बैठ जाओ, सीमा तुम बैठ जाओ, ये चीज़ उसने बोली ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि इसमें नाम के साथ ये शब्द, ये चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। अब यहाँ पर 3 है, देखते हैं कौन सा है। वाह कितना अद्भुत दृश्य है। वाक्य एक ही है, अलग अलग चिन्ह है। अब देखिए, एक वाह में आपका विस्मयदिबोधक चिन्ह है, दूसरे में आपका अर्ध विराम है, और तीसरे में अल्प विराम है। तो अब दिखाइए वाह के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? वहाँ के बाद क्या है? वहाँ के बाद हमारा लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये हमारा सही है, ये चिन्ह गलत है और ये भी गलत है। तो सही हमारा वाक्य कौन सा आ रहा है? का। वह कितना अद्भुत दृश्य है, इसमें एकदम सही आपका चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 49 है, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोई भी प्रसिद्ध, लाघव चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम या कोष्ठक। किसी भी प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त में दर्शाने के लिए हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। अब यहाँ पर आपके पास एक विराम चिन्ह है, आपको बताना है कौन सा सही है। 3 है, एक ही है लेकिन अलग अलग चिन्ह लगा। जैसे है जीवन एक संघर्ष। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से अनुच्छेद दिए जाते हैं। जीवन अर्धविराम एक संघर्ष, जीवन उपविराम एक संघर्ष। तो सही क्या है? गा वाला चिन्ह हमारा एकदम सही है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी ना अर्धविराम लगता है ना अल्प विराम लगता है। ये जो उपविराम लगा है ये एकदम सही होता है। जैसे आप पहले निबंध लिखे जाते थे, अनुच्छेद भी इस फॉर्म में आते हैं, तो कई चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती हैं। तो सही हमारा क्या है? ये गा हमारा एकदम सही है। तो यहाँ पर हमारे ये आपके विराम चिन्ह संबंधी हमने कुछ यहाँ पर MCQs आपके लिए रखे, जो आपको सिर्फ देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना पढ़ते समय हमारे सिलेबस में नहीं होती, लेकिन पूछते समय वो सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो इनको आप इसी तरीके से तैयार कर लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी और भी टॉपिक हमारे व्याकरण के बाकी हैं ना, उन सब के हम आपके लिए MCQs लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।